हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स 8th चैप्टर और आज रहेगा लेक्चर नंबर 8। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स। यानी जो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या क्या अभिलक्षण हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में हमने अब तक जितना पढ़ा बच्चों, अभी जो कुछ भी 7th लेक्चर्स तक हम पढ़ के आ रहे हैं, उन्हीं बातों को समराइज कर दिया गया है। यहाँ पर एक संक्षेप में उनको लिख दिया गया है, तो वही उनके अभिलक्षण हो जाते हैं। ये सब बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण लिखिए, तो बच्चों अब तक हमने जो भी पढ़ा उन्हीं बातों को एक क्रम में लिख दिया गया है, जिससे कि हम उन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज़ को संक्षेप में समझ सकें। तो यहाँ कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कि वीडियो लेंदी न हो, पहले से ही ये प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं। इनको एक एक करके मैं क्लियर करता चलूँगा, एक्सप्लेन करता चलूँगा, और मन लगा के और ध्यान से इसको सुनिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी पर, पहले अभिलक्षण पर। इसमें यह बताया गया है बच्चों, पहले मैं पढ़ देता हूं इसको, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इसकी चर्चा हमने बहुत कर ली बच्चों। हमने ये बताया था कि एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट में भी बताया था कि एक आवेशित कण जो कि दोलन कर रहा हो, दोलनीय आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो यहाँ हमने लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो दोलन करता हुआ आवेश भी त्वरित आवेशित कण का एक एग्जाम्पल है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें आप एक बात और बढ़ा भी सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोलन करते हुए आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। हमने एक पूरा लेक्चर बनाया था बच्चों, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इसी पॉइंट की चर्चा की थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई कि इनका सोर्स क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पन्न होने का, कि त्वरित आवेशित कण क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये मैक्सवेल ने ये बात बताई थी बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने देखा कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगें होती हैं, उनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इन तरंगों के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बिना माध्यम के भी संचरित हो जाएंगी। अर्थात इस लाइन का क्या अर्थ है कि ये निर्वात में भी चल सकती हैं, जहाँ पर कोई माध्यम न हो, फ्री स्पेस। तो आपने देखा है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल एक निश्चित सीमा तक है, उसके बाद तो निर्वात ही है, फिर भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसके संचरण के लिए बच्चों माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। ये माध्यम में भी चल सकती हैं और बिना माध्यम के भी चल सकती हैं, तो निर्वात में भी चल सकती हैं। यानी इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये एक विशेष प्रॉपर्टी है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें आप पढ़ेंगे, अभी तक मैंने बच्चों ये नहीं बताया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी हैं। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग कोई एक तरंग नहीं है, बहुत कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन किया गया है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब जब ये निर्वात में चलती हैं बच्चों, तो एक लेक्चर मैंने बनाया था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं निर्वात में 1/√ε0 म्यू नॉट स्पीड से चलती हैं। ये बात हम उस लेक्चर में कर चुके हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और इस टर्म की हमने वैल्यू भी निकाली थी, तो सॉल्व होके कितनी आई थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि लाइट की स्पीड है, प्रकाश की चाल है, और प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बच्चों ये तरंगें निर्वात में इतनी स्पीड से चलती हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह लो, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कह लो। अगर यही तरंगें माध्यम में चलती बच्चों, तो ε0 के स्थान पर एप्सिलॉन रखते, म्यू नॉट के स्थान पर म्यू रखते। ये चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पता होना चाहिए। यहाँ भी हम जब समरी बता रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता,
म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, और जब ये तरंगें माध्यम में चलेंगी तो केवल क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जो कि माध्यम की वैद्युतशीलता, और म्यू नॉट के स्थान पर लिखेंगे म्यू जो कि माध्यम की चुंबकशीलता होगी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट, ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं बच्चों किस नेचर की हैं, अनुप्रस्थ। आपने तरंगों के दो टाइप पढ़े थे, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की हैं बच्चों, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जिसमें वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, ये बात हम कई बार बता चुके हैं, तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इस बात को मैं इस फिगर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं कि अगर चुम्बकीय क्षेत्र ऐसे दोलन कर रहा है इस तल में, तो वैद्युत क्षेत्र उसके लंबवत तल में कंपन कर रहा होगा, और तरंग उन दोनों कंपनों की दिशाओं के भी लंबवत संचरित होगी। जैसे अगर एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश यानी एक्स अक्ष के तल में, एक्स अक्ष की दिशा में कंपन हो रहे हैं चुम्बकीय क्षेत्र के, और वाई अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र के, तो तरंग तीसरी दिशा में चलेगी जो दोनों पर लंबवत होगी, वो हो जाएगी जेड अक्ष। जैसे कहने का अर्थ ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दी वाई एक्सिस, और ये इसको मैं एक्सिस को कुछ भी नाम दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तीनों दिशाएं आपस में बच्चों कैसी हैं, लंबवत हैं। एक ये, मतलब जैसे आप कमरे के तीनों कोने देखें तो एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, इस तरीके से तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दिशाएं आपको दिख रही होंगी बच्चों। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम कोई सी दिशा ले सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने इसको क्या मानूं, एक्स मान लेता हूँ, चलिए एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये मान लेता हूँ। हम कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इसे एक्स मान लूँ, इसे वाई मान लूँ, उसे जेड मान लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कर लीजिए। अगर ये कोई इशू नहीं है बच्चों, हम कोई भी एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको जेड मान लेता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही फिक्स नहीं करना है। कोई सी दो दिशाओं में कंपन होंगे और तीसरी दिशा में तरंग संचरित होगी, ये बात ध्यान रखनी है, केवल इतना बड़ा इशू है। जैसे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र जो है बाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है दिस से, ये यहाँ ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इनके लंबवत कंपन कर रहा होगा, ऐसे, ये लंबवत दिशा। ये बात भी बच्चों हम कई बार समझा चुके हैं आपको। और वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा नहीं बनाएंगे, इतने से ही आप लोग समझ जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो है इस तल में है, ये कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके लंबवत तल में ये क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो देखें बच्चों, वाई एक्सिस के अलोंग वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है और एक्स अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है, तो तरंग जेड अक्ष की दिशा में संचरित होगी। अगर मैं इसको ये कह दूं कि वाई अक्ष के अलोंग वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है और इसको जेड अक्ष मान लूँ, जेड अक्ष के अनुदेश ये चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है, तो तरंग एक्स अक्ष की दिशा में संचरित होगी। बात समझ रहे हैं। अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक्स कर दूं और इसको जेड कर दूं, तो मैं ये बताना चाह रहा था किन्हीं दो दिशाओं में एक्स और वाई में अगर कंपन हो रहे हैं तो तरंग जेड में संचरित होगी।
वाई और जेड में कंपन हो रहे हैं तो तरंग एक्स के अलोंग संचरित होगी। यानी तीनों बातें, यानी दोनों क्षेत्र आपस में लंबवत होंगे और दोनों क्षेत्र किसके भी लंबवत होंगे, तरंग संचरण की दिशा के। ये बात काफ़ी डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करते। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया कि ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं जिसमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखें, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो कंपन कर रहे हैं यहाँ पर, वो कंपन की समान कला में होते हैं बच्चों। समान कला का मतलब क्या हुआ कि जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र भी शून्य है। जब वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है उसी समय चुंबकीय क्षेत्र भी मैक्सिमम होता है, और फिर जैसे ही वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है। यानी समान कला में कंपन हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो भी परिवर्तन होंगे वो साथ साथ होंगे। अगर E बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा होगा उसी समय, E कम हो रहा है तो B भी कम हो रहा होगा, यानी समान कला में ही रहेंगे। जब E मैक्सिमम तभी B मैक्सिमम, जब E मिनिमम तभी B मिनिमम। क्लियर? तो कैसी कला हुई? कंपन की समान कला में हुए बच्चों। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस साइड से बच्चों, आपको सुविधा रहेगी देखने में कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के अधिकतम मानों का अनुपात E0/V0 = C होता है बच्चों। ये बात पीछे भी डिस्कस की जा चुकी है। E0 क्या है? चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, या उसका एम्पलीट्यूड कह लें, आयाम कह लें, क्या है? E0। यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू थी दिस वन, ये कितनी है? ये वैल्यू कितनी है बच्चों? ये E0 है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दिस वन, अधिकतम मान, ये कितना है? V0। तो इनका जो रेशियो है वो C के बराबर आता है, ठीक है ना। और C क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल है बच्चों। यही वैल्यू है C, 3 × 10⁸, या ऐसे समझ लें। तो ये बात आपको पता ही है। C क्या है यहाँ पर? प्रकाश की चाल है बच्चों। यहाँ लिख दें ये बात। C यहाँ पर है क्या? प्रकाश की चाल, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। फिर आप सोचो सर ये C क्या है? अब आगे चलते हैं। यहाँ एक बात और बच्चों, जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात की, उनका रेशियो C था, तो अगर हम इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मानों की बात करें उनका अनुपात भी C आएगा। दैट इज़, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि E/B, तो ये भी कितना आएगा बच्चों? C ही आएगा। ये बात और बढ़ा लें। मैक्सिमम वैल्यूज़ का अनुपात तो C होगा ही, साथ ही साथ उनके जो तात्क्षणिक मान हैं या RMS मान हैं, उनका RMS वैल्यूज़ का भी रेशियो कितना आएगा? C ही आएगा। अगला पॉइंट, हमने बच्चों एक लेक्चर बनाया था इसी चैप्टर में कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व। वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा था और आपने वहाँ देखा था कि किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो ऊर्जा है वो दोनों क्षेत्रों में परस्पर बराबर रूप से बटी होती है। यानी जितनी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में संचित होती है वैद्युत ऊर्जा के रूप में, उतनी ही ऊर्जा चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। बराबर बराबर बटी होती है बच्चों, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर का हिस्सा दिया गया है दोनों को, चाहे चुम्बकीय क्षेत्र हो चाहे वैद्युत क्षेत्र हो, दोनों में औसत ऊर्जा घनत्व तो कैसा है बच्चों? इक्वल है। तो ये बात पीछे काफ़ी डिस्कस की जा चुकी है कि जो U, एवरेज U था बच्चों, वो कितना आया था? 1/2 E0² या ऐसे कह लें V0² μ0, ये आया था। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी थी। इसमें दोनों ऊर्जाएं शामिल हैं, इसमें भी दोनों ऊर्जाएं शामिल हैं। तो इतनी एनर्जी है। इसकी आधी एनर्जी किसकी होगी बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की, और आधी एनर्जी हो गई चुम्बकीय क्षेत्र की। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE बराबर 1/4 हो गया। आधा कर दिया ना इसका, तो आधा 1/4 E0²। और इतनी ही ऊर्जा किसकी हो जाएगी बच्चों? और यही ऊर्जा किसकी होगी? UM बार। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी इतनी ही होगी, आधी आधी होगी। या चुम्बकीय क्षेत्र के पदों में आधी आधी करोगे तो बराबर कितनी लिख सकते हो?
बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट, तो बराबर बराबर बट जाएगी बच्चों। ये काफ़ी डिस्कस हो चुका है पीछे, तो बराबर होती है। लेकिन बच्चों ऊर्जाएं बराबर हैं ई नॉट बी नॉट। एक पॉइंट और हम बताना चाहेंगे कि हम भी क्या बात बताना चाह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ये पॉइंट पढ़ा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी या ई अपॉन बी बराबर सी। तो अगर बच्चों हम यहाँ से देखें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? ई की, क्योंकि ई बराबर कितना हुआ? बी इंटू सी, या बी बराबर कितना हुआ? ई अपॉन सी। तो जब वैद्युत क्षेत्र में सी से डिवाइड करेंगे, यानी किससे डिवाइड करेंगे? 3 इंटू 10⁸ से, तो जो भागफल आएगा बच्चों बहुत कम आएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होगा। तो यहाँ प्रभावशाली कौन है बच्चों? चूँकि ये बहुत कम आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा है, तो प्रकाशीय गुणों के लिए इस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा जिम्मेदार होता है। यही इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसका मान इसके मान से 3 लाख गुना अधिक है। ठीक है ना? 3 इंटू 10⁸, बात समझ रहे हैं? नहीं, 3 लाख क्यों कहेंगे बच्चों? वो तो 3 इंटू 3 लाख तो किलोमीटर में हो गया। अगर SI यूनिट में देखेंगे तो 3 इंटू 10⁸ हुए, तो 3 इंटू 10⁸ को कितना पढ़ेंगे? 30 करोड़। देखिए 3 इंटू 10⁵ होता तो 3 लाख हो जाता, 6 होता, पावर 6 होती तो 30 लाख हो जाते, 7 होती तो 3 करोड़ हो जाते, पावर 8 हो गई तो 30 करोड़ हो गए। इतने गुना अधिक वैल्यू आएगी उसकी, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव हुआ? ई। तो इसीलिए ई को बच्चों हम प्रकाशीय वेक्टर भी प्रकाशीय क्षेत्र, प्रकाशीय वेक्टर भी कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है बच्चों, वो है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे कुछ पॉइंट्स और लिखूँगा। तो बच्चों अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि अभी डिस्कस किया जा रहा था बच्चों, कि इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि B की वैल्यू E से बहुत कम आएगी। E में C से डिवाइड कर रहे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में एक वैद्युत क्षेत्र है, वो अलग ही अपना महत्व रखता है, उसका अलग ही स्थान है। वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न प्रकाशिक प्रभाव जो होते हैं, वो उसके वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस वेक्टर को बच्चों हम प्रकाशीय सदिश भी कहते हैं, यानी ऑप्टिकल वेक्टर भी कह देते हैं वेक्टर ई को। प्रकाशीय प्रभाव, जैसे हम प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ये उसका प्रकाशीय प्रभाव है। ठीक है ना? ध्रुवण की घटना, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की जो प्रकाशीय घटनाएं हैं वो किसके कारण ही होती हैं? उनको कौन प्रभावित करता है? वो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र एक महत्व रखता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अलग ही महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में हमने बताया था बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र भी दोलन करता है और चुम्बकीय क्षेत्र भी दोलन करता है। तो इनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाएं, तो उसको समझ लें। तो इक्वेशन बच्चों इस बात पर डिपेंड करेंगे कि तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है, किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, किस दिशा में चुम्बकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है। तो मान लीजिए ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसी के बेस पे लिख लें। तो यहाँ क्या है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो बाई अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहा है। तो हम वेक्टर ई को बच्चों क्या लिख सकते हैं, या ई को पहले ऐसे लिख लेते हैं। ई की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है? एक्स अक्ष की दिशा में। ये इक्वेशन बच्चों इस कंडीशन में है। अगर ये कंडीशन बदल दी मैंने, अच्छे बदलनी, तो इक्वेशन बदल जाएंगी। तो तरंग अगर जेड अक्ष की तरफ चल रही होती तो के जेड आ जाता, बाई अक्ष की तरफ चल रही होती तो के बाई आ जाता, एक्स अक्ष की तरफ चल रही है तो यहाँ के एक्स आएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? होगी बात क्लियर? ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से तो आप तरंग की इक्वेशन पढ़ते आए हैं
ये उसका अधिकतम मान है जिसको हम आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बच्चों, तो तरंग के जो कंपन हैं वो बाई एच के अलोंग हैं, और बाई एच के अलोंग बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने तीनों एच के अलोंग यूनिट वेक्टर पढ़े थे कि ये एक्स एच, ये बाई एच और ये जेड एच। एक्स एच के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप पढ़ा था, बाई के अलोंग जे कैप और इसके अलोंग के कैप, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर में लिखना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर ई इंटू जे कैप, बाई एच के अलोंग है ना, तो वेक्टर ई बराबर ई नॉट, ई की वैल्यू रख देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ के बच्चों आई जे के वाला के नहीं है, ये ध्यान रखना, ये संचरण नियतांक है। ये आई जे के में जो बनाया है वो अलग है बच्चों, वो यूनिट वेक्टर हैं, ये अलग है, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरीके से लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न न हो। यहाँ मैं के ऐसा बना लेता हूँ और इस के को मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ, इस के को ऐसे बना लूँ, इससे कन्फ्यूज़न की स्थिति न रहे। जो यूनिट वेक्टर है उसको इस तरीके से दिखा देते हैं, तो आपको ये ध्यान बना रहेगा कि कौन सा के क्या है। तो इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। बी की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या होगा, बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समान कला है दोनों की तो सेम रहेगा। मैंने बताया था दोनों क्षेत्रों की कलाएं जो हैं, कंपन की कलाएं हैं, वो समान रहती हैं, तो साइन के आगे जो टर्म है वो एक से ही रहेंगे। तो अब ये जेड एक्सिस के अलोंग है बच्चों, तो के आ जाएगा, तो बी बराबर बी इंटू के कैप, तो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू के कैप। ये के मैंने डिफरेंट बनाया है आई जे के यूनिट वेक्टर वाला, तो इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों। अगर ये जेड एच की तरफ चल रही होती तो यहाँ के जेड आ जाता, बाई एच की तरफ चल रही होती तो के बाई आ जाता, और ये जिस एक्सिस के अलोंग कंपन कर रहे होते, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र एक्स एक्सिस के अलोंग कंपन कर रहा होता तो आई कैप आ जाता, क्योंकि एक्स एच के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप है। तो इस तरीके से इन फील्ड्स की हम इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ ये जो के है बच्चों, इसको भी पीछे वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इस के को क्या नाम दिया था, संचरण नियतांक। संचरण नियतांक, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक हो गया बच्चों ये। तो बच्चों इस तरीके से अब तक हमने जो बातें पढ़ी थी उनको हमने एक जगह लिख करके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण पढ़ लिए कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करेंगे लेक्चर को समाप्त करने की बच्चों। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि 8th चैप्टर को मैं 8th लेक्चर में समाप्त कर दूंगा बच्चों, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अभी एक टॉपिक और बचा है, तो क्यों ना एक लेक्चर और बढ़ा लिया जाए, जिसमें आगे हम पढ़ाएंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, वर्णक्रम, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वर्गीकरण है कहना चाहिए एक तरीके से, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के एक निश्चित क्रम में लिखने से हमें वर्णक्रम प्राप्त होगा। तो हमें वहाँ पता लगेगा कि कौन कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिफरेंट तरंगें किन किन काम आती हैं, इन सब की चर्चा करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 9 में। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।